नमस्कार साथियों, डीएसएसबी, पीआरटी, केवीएस और एनवीएस परीक्षाओं की तैयारी के लिए इस विशेष सत्र में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश पेडागोजी और ग्रामर के 100 सबसे महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों का एक रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। जी हाँ, तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे प्रश्न 1 से शुरू करते हैं। पहला सवाल है, इट वॉज एक्साइटिंग टू सी द स्मोक डांसिंग टू द टाइम ऑफ द फ्लूट। इस वाक्य में क्या त्रुटि है? इसमें टाइम की जगह ट्यून होना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि टू द ट्यून ऑफ एक सही मुहावरा है जिसका मतलब होता है कि धुन पर। समझ गई। प्रश्न 2, भारत में बहुभाषावाद यानी मल्टीलिंगुअलिज्म की सकारात्मक विशेषता क्या है? यह अन्य भाषाओं की स्वीकृति मतलब एक्सेप्टेंस को प्रोत्साहित करता है। तो एक तरह से बहुभाषावाद हमें दूसरी भाषाओं का सम्मान करना सिखाता है। बिल्कुल। अब प्रश्न 3, भाषा समुदाय या स्पीच कम्युनिटी में कौन लोग होते हैं? इसका जवाब होगा जो लोग एक दी गई विशिष्ट भाषा मतलब एक स्पेसिफिक लैंग्वेज बोलते हैं। सही है, एक ही भाषा बोलने वाले लोग एक भाषा समुदाय बनाते हैं। अगला सवाल, प्रश्न 4, नई शब्दावली न्यू वोकैबुलरी पेश करने की तकनीक क्या है? इसमें 2 मुख्य तकनीकें हैं, अनुवाद करना यानी ट्रांसलेटिंग और सार ज्ञात करना मतलब एलिसिटिंग। तो हम नए शब्दों को या तो ट्रांसलेट करके सिखाते हैं या उनका मतलब निकलवाते हैं। जी। प्रश्न 5, कहानियां यानी स्टोरीज के बारे में सही कथन क्या है? कहानियां बच्चों को लय और इंटोनेशन, रिदम एंड इंटोनेशन से अवगत कराती हैं। हाँ, कहानियों के माध्यम से बच्चे भाषा का उतार चढ़ाव और प्रवाह सीखते हैं। अंग्रेजी सिखाने का मुख्य उद्देश्य, एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश, क्या है? इसका उद्देश्य है बहुभाषावाद का निर्माण करना जो भाषाओं को और समृद्ध करे। मतलब अंग्रेजी सिखाकर हम छात्रों की भाषाई क्षमता को बढ़ाते हैं। सही कहा। प्रश्न 7, राइटिंग एट सेंटेंस लेवल यानी वाक्य स्तर पर लेखन में क्या आता है? इसमें आता है चित्रों या तस्वीरों के लिए शीर्षक यानी कैप्शंस लिखना। ते हैं एनकरेज pupils टू बिल्ड देयर ओन वर्ड सेट्स का क्या अर्थ है? उन्हें शब्द परिवार मतलब वर्ड फैमिलीज बनाने के लिए प्रेरित करना। अच्छा, इससे वो एक मूल शब्द से कई नए शब्द सीख पाते हैं। बिल्कुल। प्रश्न 9, ये एक मुहावरा है, एप्पल पाई ऑर्डर का सही अर्थ क्या है? इसका अर्थ है पूर्णतः साफ एवं स्वच्छ या परफेक्टली नीट एंड टाइडी। हाँ, जब कोई चीज बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित हो तब इसका इस्तेमाल होता है। और प्रश्न 10, एक रिक्त स्थान भरना है, यू डैश नॉट शो डिसरिस्पेक्ट टू योर एल्डर्स। यहां आएगा मस्ट, यू मस्ट नॉट शो डिसरिस्पेक्ट। तो मस्ट का प्रयोग यहाँ एक नैतिक कर्तव्य दिखाने के लिए हुआ है। जी। अब प्रश्न 11 पर आते हैं, मुहावरे शो अप का सर्वोत्तम अर्थ क्या है? इसका अर्थ है दिखाई देना या सामने आना मतलब अपीयर। हाँ, शो अप का मतलब किसी जगह पर उपस्थित होना या पहुंचना होता है। एंग्शियस यानी चिंतित, इस शब्द का समानार्थी सिनोनिम क्या है? इसका सिनोनिम है स्कैर्ड यानी डरा हुआ। तो ये दोनों शब्द चिंता या डर की भावना को दिखाते हैं। सही है। प्रश्न 13, ब्राइट मतलब चमकदार या तेज, इस शब्द का विपरीतार्थक एंटोनिम क्या होगा? इसका एंटोनिम होगा डल यानी धुंधला या मंद। हाँ, ब्राइट मतलब रोशनी से भरा और डल मतलब फीका। अगला सवाल, प्रश्न 14, ऑथेंटिक शब्द का सही अर्थ क्या है? इसका अर्थ है वास्तविक यानी रियल या जेन्युइन। मतलब जो चीज असली हो, नकली ना हो। बिल्कुल। अब एक ग्रामर का सवाल, प्रश्न 15, त्रुटि ढूंढने, टाइम हैव डिस्ट्रॉयड ऑल हिज वर्क्स। यहाँ हैव की जगह हैज होगा। और क्यों? क्योंकि टाइम एक वचन सिंगुलर संज्ञा है तो इसके साथ हैज लगेगा। बहुत बढ़िया। प्रश्न 16, एन एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी के लिए एक शब्द क्या है? इसे कहते हैं ऑटोप्सी यानी शव परीक्षा। जी, मृत्यु का कारण पता लगाने के लिए जो मेडिकल परीक्षण होता है। आधिकारिक भाषा अधिनियम ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के अनुसार अंग्रेजी क्या है? इसके अनुसार अंग्रेजी भारत की सहयोगी आधिकारिक भाषा है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। अच्छा, तो हिंदी राजभाषा है और अंग्रेजी सहायक। एकदम सही। प्रश्न 18, भाषा बोलने वालों की स्पीकर्स ऑफ अ लैंग्वेज की भूमिका क्या है? वे भाषा का आधार बेसिस बनाते हैं और उसका प्रचार करते हैं। हाँ, मतलब भाषा को बोलने वाले लोग ही उसे जीवित रखते हैं। साहित्य, लिटरेचर,
कि भाषा सामान्य भाषा से अलग कैसे होती है। साहित्य में इस्तेमाल होने वाले पर्यायवाची और उपमा सिमिली का विश्लेषण करके पता चलता है। तो साहित्य में भाषा को ज्यादा अलंकारिक बनाया जाता है। जी। अब आते हैं प्रश्न 20 पर। नई शब्दावली सिखाते समय सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले पूरी कक्षा को शब्द दोहराने, रिपीट करने के लिए कहना चाहिए। हाँ, एक साथ दोहराने से शब्द छात्रों को बेहतर तरीके से याद होते हैं। चलिए अब प्रश्न 21 देखते हैं। लेखन में नॉट टू डू यानी क्या नहीं करना चाहिए, इसके अंतर्गत क्या आता है? इसका उत्तर है सभी गलतियों को सही करना जो आप ढूंढ सकते हैं। टीचिंग ऑफ लिसनिंग किस मॉडल पर आधारित है? यह 3 चरण मॉडल, 3 स्टेज मॉडल पर आधारित है, जिसमें सुनने से पहले, सुनने के दौरान और बाद की गतिविधियां होती हैं। बिल्कुल। प्रश्न 23, राइटिंग एट सेंटेंस लेवल गतिविधि में क्या शामिल है? अव्यवस्थित वाक्यों, स्क्रैम्बल सेंटेंसेस को सही ढंग से फिर से लिखना। ये अभ्यास छात्रों को सही वाक्य संरचना सिखाने में मदद करता है। कहानी को अधिक सुलभ, एक्सेसिबल बनाने के लिए क्या नहीं करना चाहिए? कहानी की लंबाई, स्टोरी लेंथ बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि लंबी कहानियों से छोटे बच्चों का ध्यान भटक सकता है। सही। प्रश्न 25, लेआउट यानी खाका को समझाना, ये किस स्तर की लेखन गतिविधि है? यह है पाठ स्तर पर लेखन, राइटिंग एट टेक्स्ट लेवल। जी, क्योंकि लेआउट में पूरे पाठ की संरचना शामिल होती है, जैसे पैराग्राफ और शीर्षक। नई भाषा को मौखिक रूप से ऑरली प्रस्तुत करने का तरीका क्या नहीं है? सुधार करना या बच्चों की गलतियां टोकना। अच्छा, क्योंकि नई भाषा सीखते समय तुरंत टोकने से उनका आत्मविश्वास कम हो सकता है। एकदम सही। अब प्रश्न 27, एक और रिक्त स्थान। शी डाइव्ड डैश द स्विमिंग पूल, यहाँ आएगा इनटू। हाँ, इनटू का प्रयोग गति के साथ किसी चीज के अंदर जाने को दिखाने के लिए होता है। प्रश्न 28, वाक्य सुधारें। द लिटिल गर्ल वॉज सो बिजी दैट शी डिड नॉट रिस्पॉन्डेड, यहाँ रिस्पॉन्डेड की जगह रिस्पॉन्ड होगा। हाँ, क्योंकि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बहुत अच्छे। प्रश्न 29, अ शॉर्ट स्पीच बाय अ प्लेयर एट द एंड ऑफ द प्ले को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एपिलॉग यानी उपसंहार, जो नाटक के बिल्कुल अंत में दिया जाता है। और प्रश्न 30, एबॉलिश यानी समाप्त करना, इसका विपरीतार्थक एंटोनिम क्या है? इसका एंटोनिम है रिस्टोर, मतलब पुनः स्थापित करना। एक का मतलब खत्म करना, दूसरे का फिर से शुरू करना। जी। अब अगले सेट पर आते हैं। प्रश्न 31, एक और मुहावरा, बाय हुक और क्रुक का अर्थ क्या है? इसका मतलब है किसी भी तरीके से, बाय एनी पॉसिबल मीन्स। हाँ, चाहे सही तरीका हो या गलत, काम पूरा करना। लेंथन, लंबा करना का समानार्थी सिनोनिम क्या है? जिसका सिनोनिम है एक्सपैंड यानी विस्तार करना। दोनों का ही मतलब किसी चीज के आकार को बढ़ाना है। सही। प्रश्न 33, टू हैव अदर फिश टू फ्राई, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका मतलब है अधिक महत्वपूर्ण कार्य करना, टू हैव मोर इम्पोर्टेंट टास्क्स। जी, जब कोई कहना चाहे कि मेरे पास और भी जरूरी काम है। हार्श यानी कठोर, इस शब्द का समानार्थी क्या होगा? सिवियर मतलब गंभीर। दोनों शब्द कठोरता को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न पेडागोजी से है। प्रश्न 35, बहुभाषावाद मल्टीलिंगुअलिज्म किसको बढ़ावा देता है? यह विभिन्न भाषाओं के मिश्रण को बढ़ावा देता है जो एक भाषा को समृद्ध एनरिच कर सकता है। तो मतलब जब कई भाषाएं एक साथ इस्तेमाल होती हैं तो वो एक दूसरे को नए शब्द देती हैं। बिल्कुल। प्रश्न 36, कक्षा में भाषा सिखाने का सही तरीका क्या है? गतिविधियों के माध्यम से शिक्षण, टीचिंग थ्रू एक्टिविटीज। हाँ, खेल और गतिविधियों से बच्चे भाषा को ज्यादा आसानी से सीखते हैं। भाषा, लैंग्वेज के संबंध में सही कथन क्या है? व्यक्ति की भाषा उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि, सोशल बैकग्राउंड को प्रकट करती है। हाँ, हमारे बोलने के तरीके से पता चलता है कि हम किस समाज से हैं। सही। प्रश्न 38, शब्दावली वोकैबुलरी की जांच करने में कौन सी गतिविधि शामिल है? शब्दों को चित्रों से मिलाना, मैचिंग वर्ड्स टू पिक्चर्स। ये एक बहुत प्रभावी गतिविधि है जिससे पता चलता है कि छात्र शब्द और उसका अर्थ समझ पा रहे हैं या नहीं। एक ऐसा कथन जिसे स्वीकार नहीं किया जा सके लेकिन वह साबित हो चुका है, इसे क्या कहते हैं? इसे पोस्टुलेट कहते हैं, मतलब स्वयं सिद्ध मान लेना। अच्छा, जिसे बिना प्रमाण के सच मान लिया जाता है ताकि आगे तर्क किया जा सके। जी। और प्रश्न 40, कौन सी गतिविधि जोड़े पेयर्स में की जाती है और इसमें प्रश्न पूछना शामिल है? यह है इन्फॉर्मेशन गैप गतिविधि। हाँ, इसमें एक छात्र के पास जो जानकारी होती है वो दूसरे के पास नहीं होती
और वे सवाल पूछकर जानकारी पूरी करते हैं। चलिए, अब आप प्रश्न 41 पर चलते हैं। स्टोरी बुक के माध्यम से सांस्कृतिक जानकारी, कल्चरल इन्फो में क्या शामिल है? इसमें त्योहार, फेस्टिवल और रोजमर्रा की जिंदगी, एवरीडे लाइफ जैसी चीजें शामिल हैं। तो कहानियों से बच्चों को अलग-अलग संस्कृतियों के बारे में पता चलता है। जी हाँ। प्रश्न 42, नई संरचनाओं, न्यू स्ट्रक्चर्स का अभ्यास किस गतिविधि का उद्देश्य है? ये उद्देश्य है वाक्य स्तर पर लिखने का, राइटिंग एट सेंटेंस लेवल। सही। इससे छात्र नए व्याकरण के नियमों का अभ्यास करते हैं। पाठ की समीक्षा, रिव्यू का हिस्सा कौन सी गतिविधि है? पाठ को सारांशित करना, समराइज करना और गृह कार्य सेट करना। मतलब पाठ के मुख्य बिंदुओं को दोहराना और उससे जुड़ा अभ्यास देना। बिल्कुल। प्रश्न 44, राइटिंग एट टेक्स्ट लेवल, पाठ स्तर पर लेखन में क्या आता है? इसमें डायरी लिखना या किसी चीज का विवरण, डिस्क्रिप्शंस लिखना शामिल है। हाँ, इसमें सिर्फ वाक्य नहीं बल्कि पूरे पैराग्राफ या लेख लिखने होते हैं। मुक्त गतिविधियों, फ्री एक्टिविटीज के बारे में क्या सत्य है? वे भाषा पर ध्यान केंद्रित करती हैं, फोकस अटेंशन ऑन लैंग्वेज। इनमें छात्र बिना किसी रोक टोक के भाषा का रचनात्मक उपयोग करते हैं। जी। प्रश्न 46, भाषण, स्पीच को छोड़कर अन्य साइंस सिस्टम क्या है? लेखन, राइटिंग और संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। ये भी संकेतों के माध्यम से संवाद करने का एक तरीका है। अब बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस को क्या कहते हैं? इसे डायरेक्टरी, निर्देशिका कहते हैं, जिसमें नाम, पते और फोन नंबर लिखे होते हैं। सही। प्रश्न 48, गेस्ट यानी मेहमान का समानार्थी क्या है? विजिटर यानी आगंतुक। हाँ, दोनों का मतलब है वो व्यक्ति जो कहीं भेंट करने आता है। फोर्स यानी बल, इसका समानार्थी क्या है? इसका सिनोनिम है कंपेल, मतलब बाध्य करना। किसी पर बल का प्रयोग करके उसे कुछ करने के लिए मजबूर करना। एकदम सही। और प्रश्न 50, हेट्रेड यानी घृणा का विपरीतार्थक क्या है? इसका एंटोनिम है लाइकिंग यानी पसंद। एक है तीव्र नापसंदगी और दूसरा है पसंद करना। अब हम आधे रास्ते पर आ गए हैं। जी। अब प्रश्न 51 से शुरू करते हैं। मुहावरा है कॉक एंड बुल स्टोरी। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है एक अर्थहीन कहानी, एन एब्सर्ड टेल। हाँ, एक ऐसी अविश्वसनीय और मनगढ़ंत कहानी। प्रश्न 52, एक और मुहावरा, गो आउट ऑफ वन्स वे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है विशेष प्रयास करना, मेक अ स्पेशल एफर्ट। किसी की मदद के लिए सामान्य से अधिक मेहनत करना। जी। प्रश्न 53, वाक्य सुधारें। राज बॉट एन एप्पल विद अ शॉप। यहाँ विद की जगह फ्रॉम लगेगा। हाँ, क्योंकि किसी स्थान से कुछ लाने पर फ्रॉम लगता है। प्रश्न 54, रिक्त स्थान भरें। वी हैव टाइम टू कैच द फ्लाइट। यहाँ आएगा स्टिल, वी स्टिल हैव टाइम। स्टिल बताता है कि कोई स्थिति अभी भी जारी है। सही। प्रश्न 55, बहुभाषावाद, मल्टीलिंगुअलिज्म के संबंध में सही कथन क्या है? यह सांस्कृतिक समृद्धि, कल्चरल प्रॉस्पेरिटी की अभिव्यक्ति है। मतलब एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान समाज को सांस्कृतिक रूप से और धनी बनाता है। भाषा किसी व्यक्ति की पहचान, आइडेंटिटी से कैसे जुड़ी है? भाषा यह दर्शाती है कि वो किस वर्ग के लोगों के साथ रहता है। तो हमारी भाषा और बोली हमारे समुदाय की पहचान का एक हिस्सा है। जी हाँ। प्रश्न 57, संवादात्मक अध्यापन, कम्युनिकेटिव टीचिंग का सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत है कि सामग्री और गतिविधियां खुली होती हैं और उनका परिणाम पूरी तरह से अनुमानित नहीं होता। इसमें वास्तविक जीवन जैसी स्थितियों का निर्माण किया जाता है। कक्षा 2 की शिक्षिका बच्चों को बोलने के अवसर दे रही है, इससे क्या लाभ है? इससे विद्यार्थी अंग्रेजी में खुद सोचने और व्यक्त करने में सक्षम होंगे। बोलने का अभ्यास करने से उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। बिल्कुल। प्रश्न 59, शिशुओं, इन्फैंट्स के बीच मौखिक भाषा विकास की विशेषता क्या है? शब्दों को आवाज में बोलना, वर्ड्स इनटू साउंड्स। हाँ, शिशु पहले ध्वनियों को मिलाकर शब्द बनाना सीखते हैं, जैसे मामा। कक्षा 3 की शिक्षिका मौखिक अभ्यास की पेयरिंग क्यों कर रही है? वो छात्र को खुद सोचने और व्यक्त करने में सक्षम बना रही है। जोड़ों में अभ्यास करने से हर छात्र को बोलने का मौका मिलता है। एकदम सही। अब अगले 10 सवाल। प्रश्न 61, शिशु, इन्फेंट्स वयस्कों से भाषा कैसे सीखते हैं? उनके आसपास के वयस्कों द्वारा बोले जाने वाले शब्दों को सुनकर। तो बच्चे अपने परिवेश में सुनी जाने वाली भाषा का अनुकरण करके सीखते हैं। जी। प्रश्न 62, बच्चों के साथ बातचीत का विस्तार, एक्सपेंडिंग कन्वर्सेशन करने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है जब बच्चे बोलते हैं तो उनकी बोली जाने वाली भाषा को सुधारना। मतलब बच्चों के छोटे वाक्यों को पूरा और व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य में बदलना।
का उपयोग कक्षा में क्यों किया जाता है? प्रभावी ढंग से अंग्रेजी सीखने में मदद करने के लिए। क्योंकि रोल प्ले से छात्र वास्तविक जीवन की स्थितियों में भाषा का उपयोग करना सीखते हैं। सही। प्रश्न 64। शिक्षण विधियों टीचिंग मेथड्स का क्या कार्य है? पाठ्य वस्तु को स्पष्ट करना और शिक्षण को रुचिकर बनाना। अच्छी शिक्षण विधियां मुश्किल अवधारणाओं को आसान बना देती हैं। अर्जन, निगरानी, इनपुट परिकल्पना, एक्विजिशन, मॉनिटर, इनपुट हाइपोथेसिस, ये किसने दिए? ये सिद्धांत स्टीफन क्रैशन ने दिए थे। ये भाषा अधिग्रहण के बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है। जी। प्रश्न 66। व्यापक पठन एक्सटेंसिव रीडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है पढ़ने के लिए रुचि विकसित करना, टू डेवलप इंटरेस्ट इन रीडिंग। इसमें आनंद के लिए बहुत सारी आसान और मनोरंजक सामग्री पढ़ी जाती है। बच्चों में मौखिक भाषा कौशल, ओरल स्किल्स कैसे विकसित करें? वयस्कों द्वारा उनसे समृद्ध और गूढ़ शब्दावली का अभ्यास करवाकर तो बच्चों से अच्छी भाषा में बात करने से उनका कौशल बेहतर होता है। हाँ। प्रश्न 68। स्वन विज्ञान फोनोलॉजी का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है ध्वनि प्रणाली, साउंड सिस्टम। यह भाषा विज्ञान की वो शाखा है जो किसी भाषा की ध्वनि संरचना का अध्ययन करती है। भाषा, लैंग्वेज क्या सक्षम करती है? यह अतीत से भविष्य की पीढ़ियों तक संस्कृति को संचारित ट्रांसमिट करना संभव बनाती है। मतलब भाषा के माध्यम से ही ज्ञान और सांस्कृतिक मूल्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। बिल्कुल। और प्रश्न 70। निगमन विधि डिडक्टिव मेथड का उदाहरण क्या है? पहले संज्ञा की परिभाषा देना और फिर उसके उदाहरण देना, मतलब रूल टू एग्जाम्पल। जी, इस विधि में पहले नियम बताया जाता है और फिर उसके उदाहरण दिए जाते हैं। अब हम आखिरी 30 सवालों की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ, तो प्रश्न 71 है। ब्रेनस्टॉर्मिंग तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है रचनात्मक विचारों, क्रिएटिव आइडियाज को उत्पन्न करना। जी, इसमें किसी विषय पर बिना किसी रोक टोक के स्वतंत्र रूप से विचार रखे जाते हैं। स्कैनिंग पढ़ने की एक तकनीक है। इसका क्या अर्थ है? विशिष्ट जानकारी, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए पाठ को तेजी से देखना। जैसे फोन बुक में किसी का नंबर ढूंढना स्कैनिंग का एक उदाहरण है। बिल्कुल सही। प्रश्न 73। स्किमिंग का उपयोग कब किया जाता है? पाठ का सार, जिस्ट या मुख्य विचार जानने के लिए। इसमें किसी लेख को तेजी से पढ़कर उसका समग्र अर्थ समझा जाता है। मोर्फोलॉजी यानी शब्द संरचना विज्ञान किसका अध्ययन है? यह शब्दों के निर्माण और संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स का अध्ययन है। तो यह अध्ययन करता है कि शब्द कैसे बनते हैं। जी। प्रश्न 75। भाषा अर्जन डिवाइस LAD की अवधारणा किसने दी? यह अवधारणा नोआम चॉम्स्की ने दी थी। हाँ, उनके अनुसार मनुष्यों में भाषा सीखने की एक जन्मजात क्षमता होती है। स्कैफोल्डिंग यानी पाड़ या ढांचा, यह शब्द किससे संबंधित है? यह वाइगोस्की की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है। इसका मतलब है सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक द्वारा दी जाने वाली अस्थायी मदद। सही। प्रश्न 77। डिस्लेक्सिया किस प्रकार की अक्षमता है? यह एक पढ़ने की अक्षमता है, रीडिंग डिसेबिलिटी। इसमें व्यक्ति को अक्षरों और शब्दों को पहचानने में कठिनाई होती है। और प्रश्न 78। डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? यह एक लेखन विकार है, राइटिंग डिसऑर्डर। इसमें व्यक्ति को लिखने और अपने विचारों को कागज पर उतारने में कठिनाई होती है। जी। प्रश्न 79। क्लोज टेस्ट का उपयोग क्या जांचने के लिए किया जाता है? पढ़ने की समझ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और शब्दावली। इसमें एक पाठ से कुछ शब्द हटा दिए जाते हैं और छात्र को उन्हें भरना होता है। और प्रश्न 80। सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE का उद्देश्य क्या है? छात्रों के सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट का आकलन करना। मतलब सिर्फ शैक्षिक ही नहीं बल्कि छात्रों के सभी पहलुओं का मूल्यांकन करना। बिल्कुल। अब प्रश्न 81। रेलिया का भाषा शिक्षण में क्या अर्थ है? शिक्षण के लिए वास्तविक वस्तुओं, रियल ऑब्जेक्ट्स का उपयोग करना। जैसे थन सिखाने के लिए कक्षा में असली फल लाना। एकदम सही उदाहरण। प्रश्न 82। सिंटैक्स वाक्य विन्यास क्या है? वाक्यों में शब्दों के क्रम, ऑर्डर ऑफ वर्ड्स का नियम। हाँ, सिंटैक्स ये तय करता है कि व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य कैसे बनाया जाए। सेमांटिक्स अर्थ विज्ञान किससे संबंधित है? यह शब्दों और वाक्यों के अर्थ, मीनिंग से संबंधित है। यह भाषा विज्ञान की वह शाखा है जो अर्थ का अध्ययन करती है। जी। प्रश्न 84। इंडक्टिव मेथड आगमन विधि में हम कैसे आगे बढ़ते हैं? उदाहरण से नियम की ओर
एग्जाम्पल टू रूल। इस विधि में पहले कई उदाहरण दिए जाते हैं और फिर छात्रों को उनसे नियम निकालने के लिए कहा जाता है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड किस पर केंद्रित है? यह पढ़ने और लिखने, रीडिंग एंड राइटिंग पर केंद्रित है, बोलने पर नहीं। अच्छा, तो यह मातृभाषा में अनुवाद और व्याकरण के नियमों पर जोर देती है। सही। सही। प्रश्न 86, डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि में किस बात पर जोर दिया जाता है? लक्ष्य भाषा, टारगेट लैंग्वेज में सीधे बातचीत करने पर। इसमें मातृभाषा का प्रयोग किए बिना सीधे उसी भाषा में सिखाया जाता है जिसे सीखना है। NCF 2005 के अनुसार अंग्रेजी सिखाने का लक्ष्य क्या है? बहुभाषावाद, मल्टीलिंगुअलिज्म को एक संसाधन के रूप में उपयोग करना। NCF मानता है कि बच्चों की घरेलू भाषाएं सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। बिल्कुल। प्रश्न 88, फोनीम, स्वनिम क्या है? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। हाँ, जैसे कैट में क एक स्वनिम है। और प्रश्न 89, मोर्फीम, रूपिम क्या है? यह अर्थ की सबसे छोटी इकाई है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग। जैसे अन या -s, जिनका अपना एक अर्थ होता है। जी। और प्रश्न 90, रिमीडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है? सीखने में अंतराल, लर्निंग गैप्स को दूर करने के लिए। यह उन छात्रों को अतिरिक्त सहायता देने के लिए है जो कक्षा में पिछड़ रहे हैं। और अब हम आखिरी 10 सवालों पर आ गए हैं। जी। तो प्रश्न 91, डायग्नोस्टिक टेस्ट, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? छात्रों की कठिनाइयों के कारणों, जी। कॉजेज ऑफ डिफिकल्टीज का पता लगाना। ये जानने के लिए कि छात्र को किसी विषय में विशेष रूप से कहाँ समस्या आ रही है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना किस प्रकार के कौशल हैं? ये प्राथमिक कौशल है, प्राइमरी स्किल्स। क्योंकि बच्चे पढ़ना लिखना सीखने से पहले सुनना और बोलना सीखते हैं। सही। प्रश्न 93, रीडिंग एंड राइटिंग, पढ़ना और लिखना किस प्रकार के कौशल हैं? इन्हें पुनर्बलन कौशल, रीइंफोर्समेंट स्किल्स कहते हैं। ये कौशल सुने और बोले गए भाषा को मजबूत बनाते हैं। प्रोडक्टिव स्किल्स, उत्पादक कौशल कौन से हैं? बोलना और लिखना, स्पीकिंग एंड राइटिंग। इन कौशलों के माध्यम से हम भाषा का उत्पादन करते हैं। और प्रश्न 95, रिसेप्टिव स्किल्स, ग्रहणात्मक कौशल कौन से हैं? सुनना और पढ़ना, लिसनिंग एंड रीडिंग। इनके माध्यम से हम भाषा को ग्रहण करते हैं, यानी समझते हैं। इंटोनेशन, लहजा का क्या अर्थ है? आवाज के उतार चढ़ाव, वेरिएशन इन टोन या पिच। इंटोनेशन से वाक्य का अर्थ बदल सकता है, जैसे एक सामान्य कथन और प्रश्न में। बिल्कुल। प्रश्न 97, होमोफोन्स, समध्वनि शब्द क्या होते हैं? समान ध्वनि लेकिन भिन्न अर्थ और वर्तनी वाले शब्द। जी, जैसे टू, टू और टू। और प्रश्न 98, होमोनिम्स, सम नाम शब्द क्या होते हैं? जिनकी वर्तनी और ध्वनि समान हो लेकिन अर्थ भिन्न हो। जैसे बैट बल्ला भी होता है और बैट चमगादड़ भी। सही। प्रश्न 99, पोर्टफोलियो, मूल्यांकन में क्या शामिल है? समय के साथ छात्र के काम का संग्रह, अ कलेक्शन ऑफ अ स्टूडेंट्स वर्क। ये एक निश्चित अवधि में छात्र की प्रगति को दर्शाता है। और हमारा आखिरी सवाल, प्रश्न 100, रूब्रिक्स। रूब्रिक्स का उपयोग किस लिए किया जाता है? मूल्यांकन के लिए स्कोरिंग गाइड के रूप में। अच्छा, तो रूब्रिक्स में किसी कार्य का मूल्यांकन करने के लिए स्पष्ट मानदंड दिए होते हैं। जी हाँ। और इसी के साथ हमारे 100 प्रश्नों का ये रैपिड रिवीजन सत्र समाप्त होता है। याद रखें, लगातार अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। अपनी तैयारी को इसी तरह जारी रखें। अगर आपको ये सत्र उपयोगी लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे के सत्रों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी मंजिल की इस दूसरी कड़ी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज 101 से शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल यानी प्रश्न 101 है, संज्ञा एडवाइस का बहुवचन या प्लूरल क्या है? और इसका जवाब है, इसका कोई बहुवचन नहीं है, इट इज अनकाउंटेबल। अच्छा, ये हमेशा कंफ्यूज करता है। मतलब क्यों नहीं है इसका कोई प्लूरल? इसे ऐसे समझिए, एडवाइस या सलाह एक अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे आप पानी को नहीं गिन सकते, वैसे ही सलाह को भी नहीं। इसलिए इसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता। तो एडवाइसेस जैसा कोई शब्द नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगला सवाल, प्रश्न 102, कैटल शब्द का प्रयोग किस रूप में होता है? इसका जवाब है हमेशा बहुवचन, यानी ऑलवेज प्लूरल। अच्छा, कैटल तो एक शब्द है, फिर ये प्लूरल क्यों है? क्योंकि कैटल का मतलब होता है मवेशियों का झुंड। ये शब्द अपने आप में एक समूह को दिखाता है, इसलिए इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही लगती है। जैसे द कैटल आर ग्रेजिंग। बिल्कुल सही। चलिए अब आर्टिकल्स पर आते हैं। प्रश्न 103,
रिक्त स्थान भरें। ही इज MLA फ्रॉम दिस कंस्टिट्यूएंसी। यहाँ पर एन आएगा। एंड एम तो एक कॉन्सोनेंट है। हाँ, लेकिन नियम स्पेलिंग पर नहीं, आवाज पर काम करता है। MLA बोलने पर एक ही ध्वनि आती है, जो एक वॉवेल साउंड है, इसलिए एन लगेगा। अच्छा, तो साउंड पे ध्यान देना है। ठीक है, अगला प्रश्न 104। वन ऑफ द बॉयज के बाद क्रिया मतलब वर्ब कैसी होगी? क्रिया हमेशा एक वचन यानी सिंगुलर होगी। लेकिन यहाँ तो बॉयज लिखा है जो प्लूरल है। ये एक आम गलती है। यहाँ हम सब लड़कों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनमें से एक की बात कर रहे हैं। मुख्य कर्ता वन है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होगी। ओके, वन ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट। समझ गई। जी। अगला प्रश्न 105। सीनरी शब्द का बहुवचन क्या है? इसका भी कोई बहुवचन नहीं होता, ये हमेशा सिंगुलर रहता है। ये भी एडवाइस की तरह ही है क्या? बिल्कुल। सीनरी भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। आप ब्यूटीफुल सीनरीज नहीं कह सकते, ब्यूटीफुल सीनरी ही सही है। ठीक है, अब नाउन्स के प्रकार पर आते हैं। प्रश्न 106। नॉलेज यानी ज्ञान, ये किस प्रकार की संज्ञा है? ये एक भाववाचक संज्ञा है, जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब वो चीज जिसे आप छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ज्ञान, ईमानदारी, दुख, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। सही है। और प्रश्न 107। टीम शब्द, ये किस प्रकार की संज्ञा है? टीम एक समूहवाचक संज्ञा है या कलेक्टिव नाउन। क्योंकि ये एक समूह को दिखाता है। हाँ, टीम खिलाड़ियों के एक समूह को दर्शाता है, इसलिए ये एक समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब कुछ प्रेपोजिशंस देखते हैं। प्रश्न 108। कीप द बुक्स द टेबल। यहाँ ऑन आएगा। ऑन, जी। जब कोई चीज किसी सतह को छूती हुई उसके ऊपर रखी हो, तो ऑन का प्रयोग होता है। और अगर वही चीज गति में हो, जैसे प्रश्न 109। द कैट जम्प्ड द टेबल, तब अपॉन का प्रयोग होगा। अच्छा, ऑन और अपॉन में ये फर्क है? हाँ, जब कोई चीज गति के साथ किसी सतह के ऊपर आती है, तो अपॉन यूज होता है। ऑन स्थिरता दिखाता है, अपॉन गति। बहुत बढ़िया। अब समय के लिए प्रश्न 110। ही हैज बिन स्लीपिंग मॉर्निंग। यहाँ सिंस लगेगा। सिंस, जी, सिंस का प्रयोग हम निश्चित समय बिंदु मतलब पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, जैसे सुबह से या 1990 से। और अगर समय की अवधि हो, जैसे प्रश्न 111 में आई हैव बीन वर्किंग हियर 2 years, तब फॉर का प्रयोग होगा। फॉर का इस्तेमाल समय की अवधि यानी पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए किया जाता है। तो सिंस अ पॉइंट एंड फॉर अ पीरियड। ठीक है। एकदम सही। अब एडजेक्टिव्स पर आते हैं। प्रश्न 112। एडजेक्टिव गुड की सुपरलेटिव डिग्री क्या है? इसकी सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट। ये तो आसान है। गुड, बेटर, बेस्ट। हाँ, गुड पॉजिटिव है, बेटर कंपैरेटिव और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। लेकिन हर शब्द में तो ER या एस्ट नहीं लगता है ना। जैसे प्रश्न 113। ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री क्या है? इसकी कंपैरेटिव डिग्री होगी मोर ब्यूटीफुल। मोर ब्यूटीफुल। जी। नियम ये है कि जिन शब्दों में 2 से ज्यादा सिलेबल्स होते हैं, उनकी डिग्री बनाने के लिए मोर और मोस्ट का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न 114। ही रन्स फास्ट। इस वाक्य में फास्ट क्या है? यहाँ फास्ट एक क्रिया विशेषण है यानी एडवर्ब। एडवर्ब। कैसे? क्योंकि ये शब्द क्रिया रन्स की विशेषता बता रहा है। वो कैसे दौड़ता है? तेज। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए वो एडवर्ब होता है। सही है। अब आते हैं वॉइस पर। ये तो परीक्षा में पक्का आता है। प्रश्न 115। आई राइट अ लेटर का पैसिव वॉइस बनाएं। इसका पैसिव वॉइस होगा अ लेटर इज रिटन बाय मी। इसमें ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है ना? हाँ, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आता है और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ओके, और इसका उल्टा? प्रश्न 116। द स्नेक वाज किल्ड बाय हिम का एक्टिव वॉइस। इसका एक्टिव वॉइस होगा ही किल्ड द स्नेक। इसमें सब्जेक्ट मतलब कर्ता पहले आ गया। जी, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले आता है और क्रिया करता है। ठीक है। अब क्वेश्चन टैग्स, ये छोटे छोटे सवाल। प्रश्न 117। ही इज अ गुड बॉय डैश। इसका क्वेश्चन टैग होगा इजंट ही। इजंट ही। हाँ, नियम बहुत सरल है। अगर वाक्य पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव होगा। और अगर वाक्य ही नेगेटिव हो तो? जैसे प्रश्न 118 में शी डज नॉट लाइक टी डैश, तो टैग पॉजिटिव हो जाएगा, डज शी। तो पॉजिटिव का नेगेटिव
और नेगेटिव का पॉजिटिव। बस यही नियम है। बहुत बढ़िया। ग्रामर के बाद अब जरा वोकैबुलरी और मुहावरों की बात करते हैं। प्रश्न 119, मुहावरा अ व्हाइट एलिफेंट का क्या अर्थ है? इसका मतलब है कोई ऐसी चीज जो बहुत महंगी हो पर किसी काम की ना हो, कॉस्टली बट यूजलेस। अच्छा, ये मुहावरा बना कैसे? कोई कहानी है? हाँ, कहते हैं कि पुराने जमाने में राजा किसी को सजा देने के लिए उसे एक सफेद हाथी तोहफे में देता था, जिसे पालना बहुत ही खर्चीला होता था। अरे वाह, ये तो अब हमेशा याद रहेगा। अगला मुहावरा प्रश्न 120, ब्रेक द आइस का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है चुप्पी तोड़ना, टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। जब सब चुप हो और कोई बात शुरू करे। हाँ, तो वो आइस ब्रेक करता है। बिल्कुल ठीक है। प्रश्न 121, वंस इन अ ब्लू मून। इसका मतलब है बहुत दुर्लभ, वेरी रेयरली, जो चीज कभी कभारी होती हो। जैसे ईद का चांद। हाँ, कह सकते हैं। और मेरा पसंदीदा प्रश्न 122, पीस ऑफ केक। इसका मतलब है कोई बहुत आसान काम, अ वेरी इजी टास्क। सही। अब आते हैं एंटोनिम्स पर, यानी विलोम शब्द। प्रश्न 123, बेनेवोलेंट का विपरीतार्थक क्या है? इसका विलोम है मलेवोलेंट। बेनेवोलेंट, मलेवोलेंट सुनने में एक जैसे लगते हैं। हाँ, बेने एक रूट वर्ड है जिसका मतलब अच्छा होता है और मेल का मतलब बुरा। तो बेनेवोलेंट मतलब भला चाहने वाला और मेलेवोलेंट मतलब बुरा चाहने वाला। वाह, रूट वर्ड से तो बहुत आसान हो गया। अगला प्रश्न 124, ऑप्टिमिस्ट का विपरीतार्थक? इसका विलोम है पेसिमिस्ट। आशावादी और निराशावादी। जी। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। प्रश्न 125, अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड के लिए एक शब्द। उसे कहते हैं थीइस्ट, यानी आस्तिक। थीस्ट। इसमें थियो शब्द भगवान से जुड़ा है। और जो विश्वास नहीं करता, जैसा कि प्रश्न 126 में है, उसे एथीस्ट कहते हैं, नास्तिक। ए शब्द अक्सर किसी शब्द के आगे लगकर उसका उल्टा अर्थ देता है। एथीस्ट। ठीक है। प्रश्न 127, डेमोक्रेसी का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है लोगों द्वारा शासन, गवर्नमेंट बाय द पीपल। इसमें भी कोई रूट वर्ड है? हाँ, डेमो का मतलब है लोग और क्रेसी का मतलब है शासन। बहुत अच्छे। और प्रश्न 128, बिब्लियोफाइल का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है पुस्तकों का प्रेमी, अ लवर ऑफ बुक्स। बिब्लियो मतलब किताबें। जी, बिब्लियो मतलब किताबें और फाइल मतलब प्रेमी। अब स्पेलिंग पर आते हैं, ये बहुत कंफ्यूजिंग होती हैं। प्रश्न 129, सही वर्तनी चुने, रिसीव या रिसीव? सही स्पेलिंग है RECEIVE। CEI। जी, इसका एक आम नियम है I बिफोर E एक्सेप्ट आफ्टर C। यहाँ C के बाद EI आया है। ये नियम तो बहुत काम का है। और प्रश्न 130, ग्रामर या ग्रामर? सही स्पेलिंग है GRAMMAR। इसमें दोनों जगह A आता है। ये बहुत आम गलती है, लोग E लगा देते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ ग्रामर और वोकैबुलरी। अब पेडागॉजी पर आते हैं, जो इस परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, शिक्षण शास्त्र। प्रश्न 131, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स यानी TPR विधि किस पर केंद्रित है? यह आदेशों का पालन करने और शारीरिक गति यानी फिजिकल मूवमेंट पर केंद्रित है। अच्छा, इसमें होता क्या है? इसमें शिक्षक बच्चों को आदेश देते हैं, जैसे स्टैंड अप या क्लैप योर हैंड्स, और बच्चे उसे करके सीखते हैं। यह सुनकर करने वाली विधि है। ओके। और प्रश्न 132, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग यानी CLT का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका मुख्य लक्ष्य है संचार क्षमता, मतलब बच्चों को असल जिंदगी में बातचीत करना सिखाना। तो इसमें ग्रामर पर ज्यादा जोर नहीं होता? व्याकरण की शुद्धता से ज्यादा जरूरी ये है कि बच्चा अपनी बात कह पा रहा है या नहीं। ठीक है। इसी से जुड़ा है प्रश्न 133, भाषा अधिगम लर्निंग और भाषा अर्जन एक्विजिशन में क्या अंतर है? देखिए, अधिगम एक सचेत कॉन्शियस प्रक्रिया है और अर्जन एक अचेतन सबकॉन्शियस प्रक्रिया है। मतलब हम स्कूल में नियम कायदों से भाषा लर्न करते हैं, लेकिन अपनी मातृभाषा हम अपने माहौल से अनजाने में ही एक्वायर कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है। अब पढ़ने के तरीकों पर आते हैं। प्रश्न 134, साइलेंट रीडिंग का क्या लाभ है? यह एकाग्रता और समझ को बढ़ाता है। और जोर से पढ़ना। प्रश्न 135, लाउड रीडिंग का लाभ? ये उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन और बोलने के प्रवाह को सुधारता है। छोटे बच्चों के लिए ये बहुत जरूरी है। सही है।
अब एक अलग सवाल, प्रश्न 136, कविता शिक्षण टीचिंग पोएट्री का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य सौंदर्य बोध और आनंद है, अप्रिसिएशन एंड एंजॉयमेंट, मतलब कविता नंबर लाने के लिए नहीं। बल्कि भाषा की सुंदरता को महसूस करने और उसका आनंद लेने के लिए पढ़ाई जानी चाहिए। ये सोच बहुत अच्छी है। प्रश्न 137, क्रिटिकल पेडागोजी क्या सिखाता है? ये सिखाता है कि चीज़ों को वैसे का वैसा स्वीकार न करें, बल्कि उन पर सवाल उठाएं। ये छात्रों को ज्ञान का निर्माता बनाता है, सिर्फ उपभोक्ता नहीं। अब पढ़ने की 2 अप्रोच। प्रश्न 138, टॉप डाउन अप्रोच क्या है? ये समग्र अर्थ से विशिष्ट विवरण की ओर जाना है, होल टू पार्ट, मतलब पहले पूरी कहानी का सार समझना। और फिर उसके शब्दों और वाक्यों पर ध्यान देना। और प्रश्न 139, बॉटम अप अप्रोच, इसका ठीक उल्टा होगा? जी हाँ, ये अक्षरों और शब्दों से समग्र अर्थ की ओर जाना है, पार्ट 2 बोल। ओके। और प्रश्न 140, साइट वर्ड्स क्या होते हैं? ये वो आम शब्द हैं जिन्हें बच्चों को देखते ही पहचानना सिखाया जाता है, जैसे द, इज, एट, वॉज। इससे उनकी पढ़ने की गति तेज होती है। ठीक है, पेडागोजी के बाद चलिए फिर से कुछ कंफ्यूजिंग शब्दों पर लौटते हैं। प्रश्न 141, डिवाइड दिस मैंगो राम एंड श्याम। यहाँ बिटवीन आएगा। बिटवीन। जी, बिटवीन का प्रयोग 2 लोगों या चीजों के लिए होता है। और अगर 2 से ज्यादा लोग हों, जैसे प्रश्न 142 में, डिस्ट्रीब्यूट दी स्वीट्स द स्टूडेंट्स, तब अमंग का प्रयोग होगा। अमंग का प्रयोग 2 से अधिक लोगों या चीजों के लिए होता है। ठीक है। अब वो शब्द जिनकी स्पेलिंग एक जैसी है। प्रश्न 143, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल में प्रिंसिपल का क्या अर्थ है? प्रिंसिपल का अर्थ है सिद्धांत या नियम। इन्हें याद रखने का कोई आसान तरीका? हाँ, प्रिंसिपल में पाल आता है, मतलब दोस्त, और स्कूल का प्रिंसिपल हमारा दोस्त होता है, तो बचा हुआ प्रिंसिपल सिद्धांत है। हाँ, ये ट्रिक तो कमाल की है। ऐसा ही एक और जोड़ा है प्रश्न 144 में, स्टेशनरी और स्टेशनरी। स्टेशनरी का क्या अर्थ है? स्टेशनरी जिसमें ई आता है, उसका मतलब है लेखन सामग्री, पेन, पेंसिल, कागज। और इसे कैसे याद रखें? इसे ऐसे याद रखें, ई फॉर एनवेलप, जो कि एक स्टेशनरी आइटम है। दूसरा स्टेशनरी जिसमें ए आता है, उसका मतलब है स्थिर। शानदार। और प्रश्न 145, अफेक्ट और इफेक्ट में से अफेक्ट क्या है? अफेक्ट एक क्रिया है, एक वर्ब, जिसका अर्थ है प्रभाव डालना। और इफेक्ट? इफेक्ट एक संज्ञा है, एक नाउन, जिसका अर्थ है प्रभाव। आप इसे ए फॉर एक्शन से याद रख सकते हैं, यानी अफेक्ट एक क्रिया है। ये सब बहुत उपयोगी ट्रिक्स है। अब कुछ फ्रेजल वर्ब्स। प्रश्न 146, लुक आफ्टर का क्या मतलब है? इसका मतलब है देखभाल करना। टू टेक केयर ऑफ। प्रश्न 147, गिव अप, छोड़ देना या त्यागना, टू क्विट। जैसे नेवर गिव अप। प्रश्न 148, कॉल ऑफ। इसका मतलब है रद्द करना, टू कैंसिल। और प्रश्न 149, पुट आउट। इसका मतलब है बुझाना, खासतौर पर आग बुझाने के लिए, टू एक्सटिंग्विश। ठीक है। और आखिरी प्रश्न 150, लुक फॉर। इसका मतलब है खोजना, टू सर्च। चलिए अब फिर से शिक्षण विधियों पर लौटते हैं। प्रश्न 151, बाइलिंगुअल मेथड का आविष्कार किसने किया? इसका आविष्कार C.J. डॉडसन ने किया था। इस मेथड में होता क्या है? इस विधि में अंग्रेजी सिखाते समय मातृभाषा का सीमित प्रयोग किया जाता है, सिर्फ मुश्किल शब्दों का अर्थ बताने के लिए। अच्छा। प्रश्न 152, सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड का उपयोग किसके लिए होता है? इसका उपयोग वाक्य संरचना, मतलब सेंटेंस पैटर्न सिखाने के लिए होता है। एक टेबल की मदद से? जी, एक टेबल की मदद से छात्र एक ही पैटर्न के कई अलग-अलग वाक्य बनाना सीखते हैं। और प्रश्न 153, सिचुएशनल अप्रोच क्या है? यह भाषा को वास्तविक स्थितियों, रियल सिचुएशंस के संदर्भ में सिखाना है, जैसे बाजार या रेलवे स्टेशन का सीन बनाकर अंग्रेजी सिखाना। ओके। प्रश्न 154, इक्लेक्टिक मेथड। ये क्या है? यह किसी एक विधि पर न टिककर अलग-अलग विधियों के सबसे अच्छे हिस्सों का मिश्रण है। मतलब टीचर अपनी जरूरत के हिसाब से तरीके बदल सकता है। बिल्कुल। और माइक्रो टीचिंग का मुख्य केंद्र क्या है? प्रश्न 155। इसका मुख्य केंद्र है किसी एक विशिष्ट शिक्षण कौशल, मतलब स्पेसिफिक टीचिंग स्किल का अभ्यास करना। ये शिक्षक प्रशिक्षण की एक तकनीक है। अब सिखाने के साधनों की बात करते हैं। प्रश्न 156, पाठ योजना यानी लेसन प्लान में स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ये वे लक्ष्य होते हैं जो एक क्लास के अंत तक बच्चों को हासिल कर लेने चाहिए। मतलब क्लास के बाद छात्र क्या करने में सक्षम होंगे? एकदम सही।
प्रश्न 157 TLM का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी शिक्षण अधिगम सामग्री। जैसे कि चार्ट, मॉडल वगैरह। जी हाँ। तो इसी से जुड़े कुछ सवाल। प्रश्न 158 ब्लैक बोर्ड किस प्रकार का सहायक साधन है? ये एक दृश्य साधन है, विजुअल एड। और प्रश्न 159 रेडियो। यह एक श्रव्य साधन है, ऑडियो एड। और प्रश्न 160 टेलीविजन या कंप्यूटर। ये दृश्य श्रव्य साधन है, ऑडियो विजुअल एड्स। क्योंकि इनमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। जी, और इससे सीखना ज्यादा प्रभावी हो जाता है। बहुत बढ़िया। अब कुछ और विलोम और समानार्थी शब्दों को तेजी से देखते हैं। ठीक है। प्रश्न 161 एब्स्ट्रैक्ट का विपरीतार्थक। कॉन्क्रीट, अमूर्त का मूर्त। प्रश्न 162 बैरन यानी बंजर का विपरीतार्थक। फर्टाइल यानी उपजाऊ। प्रश्न 163 एमेच्योर का विपरीतार्थक। प्रोफेशनल, शौकिया का पेशेवर। प्रश्न 164 एक्सपेंड का विपरीतार्थक। कॉन्ट्रैक्ट, विस्तार का सिकुड़ना। अब कुछ समानार्थी शब्द। प्रश्न 165 मॉडेस्ट का समानार्थी। हम्बल, दोनों का मतलब विनम्र है। प्रश्न 166 ब्रीफ का समानार्थी। शॉर्ट या कॉन्साइज मतलब संक्षिप्त। प्रश्न 167 अलर्ट का समानार्थी। वॉचफुल यानी सतर्क या चौकस। और प्रश्न 168 फेटल का समानार्थी। डेडली, घातक या जानलेवा। ठीक है। अब फिर से कंफ्यूजिंग जोड़ी। प्रश्न 169 ओरल और ऑरल में ऑरल का क्या अर्थ है? ओरल का अर्थ है सुनने से संबंधित, रिलेटेड टू हियरिंग। इसे ऑडियो से याद रख सकते हैं। बिल्कुल। जबकि ओरल का संबंध मुंह और बोलने से है। और पेडागोजी का एक और महत्वपूर्ण सवाल, प्रश्न 170 चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का केंद्र कौन है? इसका केंद्र हमेशा बच्चा होता है, द चाइल्ड, शिक्षक नहीं। सारी गतिविधियां बच्चे के हिसाब से होती हैं। जी बिल्कुल। बेहतरीन। अब प्रेपोजिशन के कुछ और मुश्किल नियम। प्रश्न 171 ही डाइड कैंसर। यहाँ ऑफ लगेगा। बीमारी से मृत्यु होने पर हमेशा डाई ऑफ का प्रयोग होता है। लेकिन अगर कारण कुछ और हो, प्रश्न 172 ही डाइड ओवर ईटिंग, तब फ्रॉम लगेगा। किसी बाहरी कारण से मृत्यु होने पर डाई फ्रॉम का प्रयोग होता है। ये बहुत जरूरी अंतर है। अगला प्रश्न 173 प्रेफर टी डैश कॉफी। यहाँ टू आएगा। था नहीं, प्रेफर शब्द के साथ तुलना करने के लिए हमेशा टू का ही प्रयोग होता है। ये एक पक्का नियम है। ओके। इसी तरह का एक और नियम है प्रश्न 174 में सुपीरियर डैश अदर्स। यहाँ भी टू लगेगा। इसका क्या नियम है? जिन एडजेक्टिव्स के अंत में IOR आता है, जैसे सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, उनके साथ हमेशा टू लगता है, थैन नहीं। ठीक है। अब कुछ और आम प्रपोजिशन। प्रश्न 178 एंग्री डैश समवन। किसी व्यक्ति से नाराज होने पर विद का प्रयोग होता है, एंग्री विद समवन। और किसी बात पर। प्रश्न 179 एंग्री डैश समथिंग। किसी बात या वस्तु पर नाराज होने पर एट का प्रयोग होता है, एंग्री एट समथिंग। और आखिरी प्रश्न 180 गुड डैश इंग्लिश। यहाँ एट लगेगा। किसी विषय या कौशल में अच्छे होने के लिए गुड एट का प्रयोग होता है। गुड इन इंग्लिश कहना गलत है। ये छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं। अब भाषा कौशल और लेखन प्रक्रिया की बात करते हैं। प्रश्न 181 लैंग्वेज स्किल्स का सही क्रम क्या है? इसका सही और प्राकृतिक क्रम है LSRW। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। जी, बच्चा पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है और अंत में लिखता है। अब पढ़ने की गतिविधियां। प्रश्न 182 प्री रीडिंग एक्टिविटी का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है छात्रों के पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना और उन्हें पाठ के लिए तैयार करना। और प्रश्न 183 वाइल रीडिंग एक्टिविटी। इसका उद्देश्य है पाठ को समझते हुए आगे बढ़ना। और प्रश्न 184 पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी। इसका उद्देश्य है सीखे गए ज्ञान को पक्का करना और ये जांचना कि छात्रों ने कितना समझा। अब लिखने की प्रक्रिया पर आते हैं। प्रश्न 185 नोट टेकिंग किस दौरान किया जाता है? ये सुनते या पढ़ते समय किया जाता है। लेक्चर के दौरान जल्दी जल्दी पॉइंट्स लिखना। हाँ। और प्रश्न 186 नोट मेकिंग क्या है? ये विभिन्न स्रोतों से जानकारी को व्यवस्थित करना है बाद में उपयोग के लिए। ठीक है। प्रश्न 187 समराइजिंग में क्या महत्वपूर्ण है? इसमें केवल मुख्य विचारों को छोटा करके लिखना महत्वपूर्ण है। फालतू डिटेल्स हटाकर। बिल्कुल।
प्रश्न 188 ड्राफ्टिंग लेखन प्रक्रिया का कौन सा चरण है? ये विचारों को पहली बार वाक्यों में लिखने का चरण है। मतलब पहला कच्चा ड्राफ्ट। जी, और एडिटिंग का क्या अर्थ है? प्रश्न 189 इसका अर्थ है व्याकरण और वर्तनी की त्रुटियों को सुधारना, मतलब भाषा की गलतियां ठीक करना। और प्रश्न 190 ब्रेनस्टॉर्मिंग लेखन के किस चरण में आता है? ये प्री राइटिंग यानी लेखन पूर्व चरण में आता है। लिखने से पहले आइडिया सोचना। जी, विषय से संबंधित सभी विचारों को इकट्ठा करने की एक तकनीक है। ठीक है, अब कुछ और ग्रामर की बातें। प्रश्न 191 एफिक्स क्या है? ये शब्द के शुरू या अंत में जोड़ने वाला एक शब्दांश है, प्रीफिक्स या सफिक्स। तो प्रश्न 192 प्रीफिक्स कहाँ लुढ़ता है? ये शब्द के आरंभ में जुड़ता है, बिगनिंग ऑफ अ वर्ड। जैसे हैप्पी में अन जुड़कर अनहैप्पी बन जाता है। और प्रश्न 193 सफिक्स? ये शब्द के अंत में जुड़ता है, एंड ऑफ अ वर्ड। जैसे स्लो में ली जुड़कर स्लोली बनता है। अब कुछ साहित्यिक शब्द। प्रश्न 194 बायोग्राफी क्या है? ये किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखी गई जीवन कहानी है। और अगर कोई खुद लिखे? प्रश्न 195 ऑटोबायोग्राफी। वो स्वरम द्वारा लिखी गई अपनी जीवन कहानी होती है। बायो मतलब जीवन, ऑटो मतलब स्वयं। बिल्कुल। प्रश्न 196 फिक्शन का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कल्पना पर आधारित कहानी। और प्रश्न 197 नॉन फिक्शन। ये तथ्यों और वास्तविकता पर आधारित होता है, फैक्ट बेस्ड। ठीक है। प्रश्न 198 डायलेक्ट क्या है? ये किसी विशेष क्षेत्र या समूह की भाषा या बोली होती है। भाषा का एक क्षेत्रीय रूप। जी। और प्रश्न 199 पॉलीग्लॉट किसे कहते हैं? जो व्यक्ति कई भाषाएं जानता हो, अच्छा। उसे पॉलीग्लॉट कहते हैं। और अब आखिरी सवाल प्रश्न 200 जो शिक्षण के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा शिक्षण में एरर्स यानी त्रुटियां क्या हैं? त्रुटियां सीखने का संकेत हैं, समस्या नहीं। इंडिकेटर्स ऑफ लर्निंग। मतलब गलतियों से घबराना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं। गलतियां ये दिखाती हैं कि बच्चा कोशिश कर रहा है और ये सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक और जरूरी हिस्सा है। क्या बात है, मतलब गलतियों को एक शिक्षक को अवसर की तरह देखना चाहिए। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे 100 महत्वपूर्ण पॉइंट्स, सिर्फ सवाल जवाब नहीं बल्कि उनके पीछे की सोच और तर्क के साथ। हाँ, हमारा उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं था, बल्कि समझ बनाना था। और इसी समझ के साथ अपनी तैयारी पर विश्वास रखिए। याद रखिए, मेहनत की चाबी से ही सफलता का ताला खुलता है। जरूर। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये चर्चा आपके लिए उपयोगी रही तो अपने मंजिल की इस यात्रा में आप सभी का स्वागत है। जी नमस्कार। आज हम DSS BPRT परीक्षा के लिए 111 सबसे महत्वपूर्ण वन लाइनर्स की एक खास तैयारी करने वाले हैं। जी, और हम हर सवाल और उसके जवाब को देखेंगे, साथ में एक बहुत ही सरल व्याख्या भी होगी। हाँ, ताकि हर कॉन्सेप्ट बिल्कुल साफ हो जाए। तो चलिए शुरू करें। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल है Why is writing a good thing? यानी लिखना एक अच्छी बात क्यों है? इसका जवाब है कि यह अधिगम प्रक्रिया में एक नया आयाम जोड़ती है। एक नया आयाम, इसको थोड़ा और समझाएंगे? हाँ, मतलब सीधी सी बात है, जब हम कुछ लिखते हैं तो वो चीज़ हमें ज़्यादा गहराई से समझ आती है और लंबे समय तक याद भी रहती है। सही है। अब दूसरा सवाल, स्किल्स इन पिक्चर डिक्टेशन बिसाइड्स ड्राइंग। पिक्चर डिक्टेशन में चित्र बनाने के अलावा और कौन से कौशल शामिल होते हैं? इसमें 2 मुख्य कौशल हैं, सुनना यानी लिसनिंग और पढ़ना यानी रीडिंग। अच्छा, सुनना और पढ़ना। जी, इस एक्टिविटी में सुनकर निर्देश समझना होता है और लिखे हुए शब्दों को पढ़ना भी पड़ता है। ठीक है। अगला सवाल है चेकिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वर्ड ऑर्डर इज कॉल्ड। जी, समझ और शब्द क्रम की जांच को क्या कहते हैं? हाँ, इसे कहते हैं रीडिंग वर्ड्स एंड रीअरेंजिंग देम। रीडिंग वर्ड्स एंड रीअरेंजिंग देम। जी, मतलब शब्दों को पढ़ना और फिर से सही क्रम में लगाना। इससे पता चलता है कि छात्र को वाक्य की संरचना समझ आ रही है या नहीं। बिल्कुल। सवाल नंबर 4 एंटोनिम ऑफ डिफेंड। डिफेंड का विलोम शब्द। इसका विलोम है अटैक, अटैक। यानी हमला। जी। डिफेंड का अर्थ है बचाव करना, तो उसका ठीक उल्टा हुआ हमला करना। और यूनिफॉर्म का विलोम क्या है? एंटोनिम ऑफ यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का विलोम होगा वेरिएबल। वेरिएबल। हाँ, यानी परिवर्तनीय। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान और वेरिएबल मतलब जो बदलता रहता है। ठीक है। अब एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सवाल लेते हैं। जी। One vowed to
अ सिंगल अनमैरिड लाइफ के लिए एक शब्द क्या होगा? उसे सेलिब्रेट कहते हैं, यानी ब्रह्मचारी। सेलिब्रेट। हाँ, जो व्यक्ति अविवाहित रहने का प्रण लेता है उसे सेलिब्रेट कहा जाता है। और इसी तरह का एक और सवाल, वन हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज के लिए एक शब्द। इसके लिए शब्द है मार्टिर। मार्टिर यानी शहीद। जी, शहीद। जो किसी महान उद्देश्य या देश के लिए अपनी जान दे वो शहीद कहलाता है। अब एक मुहावरा देखते हैं, टू पुट वंस बेस्ट फुट फॉरवर्ड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है डू वंस बेस्ट। डू वंस बेस्ट। हाँ, यानी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना, किसी भी काम की शुरुआत पूरी लगन और अपनी पूरी क्षमता से करना। चलिए अब एक एरर फाइंडिंग का सवाल। वाक्य है दे वॉन्ट हिम वन टू डाई सो दैट टू। इस वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है, नो एरर। कोई त्रुटि नहीं है? जी नहीं, ये वाक्य व्याकरण के हिसाब से पूरी तरह सही है। ठीक है। सवाल नंबर 10, अपलॉड का पर्यायवाची यानी सिनोनिम क्या है? अपलॉड का सिनोनिम है प्रेज। प्रेज यानी प्रशंसा करना। अपलॉड और प्रेज दोनों का मतलब किसी की तारीफ करना ही होता है। 11वां सवाल टेंस से जुड़ा है। मोर देन अ डेकेड हैज पास्ड सिंस दिस हाउस। इसके आगे क्या आएगा? यहां आएगा was built। Was built। क्यों? क्योंकि ये वाक्य भूतकाल की एक निश्चित घटना को दिखा रहा है, इसलिए सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल होगा। अच्छा, अगला सवाल, भाषा के बारे में कौन सा कथन गलत है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लैंग्वेज। ये कहना कि लैंग्वेज इज ओनली अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन गलत है। सिर्फ संचार का साधन नहीं है? नहीं, भाषा सिर्फ संचार का साधन नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, पहचान और विचारों का भी एक माध्यम है। बिल्कुल। भारत में कौन सा भाषा परिवार नहीं पाया जाता? Which language family is not in India? अफ्रीकन एशियन यानी अफ्रीकी एशियन परिवार। अच्छा, जी, भारत में मुख्य रूप से इंडो आर्यन, द्रविडियन और तिब्बतो बर्मन जैसे परिवार हैं, लेकिन अफ्रीकी एशियन नहीं। राइटिंग प्रोग्राम का क्या अर्थ होता है? मीनिंग ऑफ राइटिंग प्रोग्राम। इसका सीधा सा अर्थ है छात्रों को अपने लेखन कौशल का अभ्यास करने का मौका देना। अभ्यास का अवसर। जी, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि छात्रों को लिखने का भरपूर अवसर मिले। अब बताइए, सॉर्टिंग या वर्गीकरण में किस कौशल पर ध्यान दिया जाता है? इसमें वोकैबुलरी यानी शब्दावली पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। शब्दावली पर? हाँ, छात्रों को शब्दों को उनके अर्थ या उनकी श्रेणी के आधार पर अलग-अलग करना सिखाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, इनमें से सही कथन कौन सा है? सही कथन है लैंग्वेज कंटेंट्स फॉल अंडर कल्चर एस्पेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि भाषा की जो विषय वस्तु है वो सांस्कृतिक पहलू के अंतर्गत आती है। भाषा और संस्कृति बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। सही है। अब अवलोकन पत्र या ऑब्जर्वेशन शीट में किस क्षेत्र पर जोर दिया जाता है? इसमें टू प्रूव द मीनिंग यानी अर्थ को साबित करने पर जोर दिया जाता है। अच्छा, जी। इसका उद्देश्य ये जांचना है कि छात्र कॉन्सेप्ट को समझकर उसे साबित कर पा रहा है या नहीं। सुनते समय श्रोता के क्या कार्य होते हैं? लिसनर टास्क्स व्हाइल लिसनिंग। श्रोता का मुख्य कार्य है लिसन एंड एक्ट। लिसन एंड एक्ट। हाँ, यानी सुनना और फिर उस पर क्रिया करना। सुनी हुई जानकारी पर प्रतिक्रिया देना भी इसमें शामिल है। अब एक और एरर फाइंडिंग का सवाल। इट हेल्प्ड हर ए टू गॉट रिड ऑफ बी। इसमें भाग बी गलत है। बी गलत है? जी, टू गॉट रिड ऑफ की जगह टू गेट रिड ऑफ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि टू के बाद हमेशा क्रिया का पहला रूप मतलब फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है। सवाल नंबर 20, ब्रूटल का विलोम क्या है? एंटोनिम ऑफ ब्रूटल। ब्रूटल का विलोम है ह्यूमेन। ह्यूमेन यानी दयालु। बिल्कुल। ब्रूटल का अर्थ होता है क्रूर, तो उसका उल्टा हुआ दयालु। वन हु अटेंड्स टू द टीथ यानी दांतों की देखभाल करने वाले को क्या कहते हैं? उसे डेंटिस्ट कहते हैं, यानी दंत चिकित्सक। डेंटिस्ट। जी, जो डॉक्टर दांतों का इलाज करता है। एक्टिव का पर्यायवाची क्या है? सिनोनिम ऑफ एक्टिव। एक्टिव का पर्यायवाची है एनर्जेटिक। एनर्जेटिक यानी ऊर्जावान। हाँ, दोनों शब्दों का मतलब है ऊर्जा से भरा हुआ और चुस्त। और प्रोफिशिएंट का विलोम एंटोनिम ऑफ प्रोफिशिएंट। इसका विलोम है इनकॉम्पिटेंट यानी अक्षम। इनकॉम्पिटेंट। जी, प्रोफिशिएंट का मतलब है किसी काम में निपुण और इनकॉम्पिटेंट का मतलब है जो उस काम में अक्षम हो। जो एक ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे क्या कहते हैं? वन हु बिलीव्स इन वन गॉड। उसे मोनोथिस्ट कहते हैं। मोनोथिस्ट यानी एक ईश्वरवादी, जो व्यक्ति केवल एक ही भगवान के अस्तित्व को मानता है। एक मुहावरा है टू बी ऑल ईयर्स
इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है टू लिसन ईगरली, यानी बहुत उत्सुकता से सुनना। अच्छा, बहुत ध्यान से सुनना। जी, जब कोई किसी बात को बहुत ध्यान और आग्रह से सुनता है तो इस मुहावरे का प्रयोग होता है। अब एक टेंस का सवाल। A lot of people turned up for the show. बीच में क्या आएगा? यहाँ हैव आएगा, Have क्यों? क्योंकि a lot of people बहुवचन है, मतलब प्लूरल, और बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग होता है। भाषा को किस रूप में समझा जा सकता है? Language can be understood as इसे अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, यानी संचार के एक साधन के रूप में समझा जा सकता है। संचार का साधन। जी, भाषा हमारे विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का एक मुख्य माध्यम है। सर्वेक्षण करने यानी कंडक्टिंग ए सर्वे के लिए कौन सी गतिविधियां जरूरी हैं? इसके लिए लिसनिंग एंड स्पीकिंग, यानी सुनना और बोलना जरूरी है। सुनना और बोलना दोनों। हाँ, सर्वेक्षण में सवाल पूछना यानी बोलना और जवाब सुनना, ये दोनों ही शामिल होते हैं। रोल प्ले का उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है भाषा को संदर्भ में उपयोग करने का अवसर देना। अच्छा, जी, रोल प्ले से छात्रों को असल जीवन की स्थितियों में भाषा का अभ्यास करने का मौका मिलता है। सीक्वेंसिंग किस गतिविधि के अंतर्गत आता है? यह रीडिंग टू रिकंस्ट्रक्ट टेक्स्ट के अंतर्गत आता है। इसका मतलब इसमें किसी कहानी या घटना के हिस्सों को सही क्रम में लगाने के लिए उसे ध्यान से पढ़ना पड़ता है। सुनने की वह गतिविधि जिसमें शिक्षक कहानी सुनाता है और छात्र अभिनय करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे माइम स्टोरीज कहते हैं, माइम स्टोरीज। यानी मूक अभिनय कहानी। इसमें छात्र शब्दों के बिना केवल हाव भाव और अभिनय से कहानी को दिखाते हैं। सुनते समय पूरे किए जाने वाले कार्यों में से एक क्या है? एक कार्य है लिसन एंड गेस, लिसन एंड गेस। यानी सुनना और अनुमान लगाना। सुनी गई जानकारी के आधार पर आगे क्या हो सकता है इसका अनुमान लगाना। शब्द स्तरीय लेखन यानी वर्ड लेवल राइटिंग का उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है नई शब्दावली और वर्तनी सीखना, लर्निंग न्यू वोकैबुलरी एंड स्पेलिंग। नए शब्द और उनकी स्पेलिंग। जी, इस स्तर पर इसी पर ध्यान दिया जाता है। इनमें से कौन सा ईवीएस योजना का एक चरण नहीं है? नॉट अ स्टेप इन ईवीएस प्लानिंग। क्रिएटिंग अ रियलिस्टिक टाइमलाइन, यानी एक यथार्थवादी समय रेखा बनाना। अच्छा, ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का हिस्सा है, सीधे तौर पर ईवीएस पार्ट योजना का नहीं। बच्चों और पर्यावरण को जोड़ने वाली घोषणा कौन सी है? वो है द हैबिटेट एजेंडा 1996। द हैबिटेट एजेंडा। जी, ये एक अंतर्राष्ट्रीय घोषणा है जो मानव बस्तियों और पर्यावरण के बीच के संबंध पर जोर देती है। मोटर कार चलाने वाले को क्या कहते हैं? वन हु ड्राइव्स अ मोटर कार। उसे शॉफर कहते हैं, यानी शॉफर। शॉफर? जी, जो पेशेवर तौर पर किसी की गाड़ी चलाता है। इनमें से कौन सा एक मनोवैज्ञानिक पहलू का मानदंड नहीं है? लेवल, यानी स्तर। स्तर। जी, स्तर एक वर्गीकरण है, न कि रुचि या प्रेरणा जैसा कोई मनोवैज्ञानिक पहलू। एरर फाइंडिंग, ही हैज हेल्प टू। इस वाक्य में गलती कहाँ है? इसमें हेल्प की जगह हेल्प्ड होना चाहिए। अच्छा, जी, हैज या हैव के साथ हमेशा क्रिया का तीसरा रूप यानी थर्ड फॉर्म आता है। टेंस का अगला सवाल, अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन। बीच में क्या आएगा? यहाँ रिमेन्स आएगा, यानी शेष है। रिमेन्स। हाँ, अ लॉट ऑफ वर्क को एक वचन मतलब सिंगुलर माना जाता है, इसलिए क्रिया में एस लगेगा। द साइंस ऑफ गवर्नमेंट के लिए एक शब्द क्या है? इसके लिए एक शब्द है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स, राजनीति। जी, राजनीति वो विज्ञान है जो सरकार और शासन से संबंधित है। मुहावरा टू ब्लो वंस मनी का क्या मतलब है? इसका मतलब है स्पेंड मनी वेस्टफुली, यानी फिजूल खर्ची करना। पैसे बर्बाद करना। जी, बिना सोचे समझे पैसे बर्बाद करने के लिए इस मुहावरे का इस्तेमाल होता है। पार्डन का पर्यायवाची क्या है? सिनोनिम ऑफ पार्डन। पार्डन का सिनोनिम है एक्सक्यूज। एक्सक्यूज यानी माफ करना। बिल्कुल, दोनों का अर्थ किसी गलती के लिए क्षमा करना होता है। अर्थली का विलोम शब्द क्या है? एंटोनिम ऑफ अर्थली। इसका विलोम हेवनली है। हेवनली, स्वर्गीय। जी, अर्थली का संबंध पृथ्वी से है, जबकि हेवनली का संबंध स्वर्ग से है। भाषाओं में व्यंजनों की संख्या कितनी हो सकती है? यह 8-10 से लेकर 40-50 ध्वनियों तक हो सकती है। अच्छा, इतना अंतर? जी, अलग अलग भाषाओं में व्यंजन ध्वनियों की संख्या बहुत अलग अलग होती है। हिंदी ध्वनि प्रणाली के नियम के अनुसार यदि पहला व्यंजन प हो तो अगला क्या हो सकता है? अगला आर, एल, वाई या वी ही हो सकता है। जैसे जैसे प्र, प्ल, प्य पुआ में होता है,
यह हिंदी ध्वन्यात्मकता का एक नियम है। भारत में अंग्रेजी क्यों महत्वपूर्ण है? Why English is important in India? इसका एक कारण यह है कि प्रोफिशिएंसी मार्क्स अ डिग्निफाइड पर्सनैलिटी। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब भारत में अंग्रेजी में निपुणता को अक्सर एक सम्मानित और शिक्षित व्यक्तित्व की निशानी माना जाता है। बच्चे की मातृभाषा का उपयोग न करने से क्या समस्याएं होती हैं? इससे एलिनेशन एंड नॉन पार्टिसिपेशन की समस्या होती है, एलिनेशन? यानी अलगाव और गैर भागीदारी। बच्चे कक्षा से कटा हुआ महसूस करते हैं और सीखने में भाग नहीं लेते। नई शब्दावली पेश करने की एक प्रभावी तकनीक क्या है? एक तकनीक है गेसिंग फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट। संदर्भ से अनुमान लगाना। जी, छात्रों को वाक्य के संदर्भ से नए शब्द का अर्थ अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना एक बहुत अच्छा तरीका है। पुस्तकों में चित्रों का उपयोग करने की तकनीक को क्या कहते हैं? इसे रिफरिंग टू इलस्ट्रेशंस कहते हैं। यानी चित्रों का संदर्भ देना। हाँ, चित्रों की मदद से किसी कॉन्सेप्ट को समझाना सीखने को आसान और रोचक बनाता है। शब्द स्तरीय लेखन के अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत लर्निंग न्यू वर्ड्स यानी नए शब्द सीखना आता है। नए शब्द सीखना। जी, इस स्तर पर ध्यान नए शब्दों को पहचानने, लिखने और उनके अर्थ को समझने पर होता है। भाषा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन है, इट प्रोवाइड्स अ बैंक ऑफ मेमोरीज एंड सिंबल्स। अच्छा। मतलब भाषा के माध्यम से हम अपनी यादों, संस्कृति और ज्ञान को सहेजते हैं और साझा भी करते हैं। सूत्रबद्ध भाषा फॉर्म्यूलेक लैंग्वेज में क्या शामिल होता है? इसमें सोशल इंग्लिश रूटीन्स, ग्रीटिंग्स शामिल होते हैं। जैसे? इसमें आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले वाक्यांश शामिल होते हैं, जैसे हाउ आर यू या गुड मॉर्निंग। वह गतिविधि जिसमें विकसित भाषा छात्र की अपनी होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे फ्री राइटिंग कहते हैं। फ्री राइटिंग यानी मुक्त लेखन। जी, इसमें छात्र बिना किसी रोक-टोक के अपने विचारों को अपनी भाषा में व्यक्त करते हैं। एरर फाइंडिंग, ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट, इस वाक्य में कोई त्रुटि है? नहीं, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। नो एरर। ये सही है। जी, यह वाक्य व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल सही है। अ प्ले विद अ सैड और ट्रेजिक एंड। इसे ट्रेजेडी कहते हैं, यानी त्रासदी। त्रासदी। हाँ, ऐसे नाटक को त्रासदी कहा जाता है, जिसमें नायक का अंत दुखद होता है। आर्टलेस का विलोम क्या है? एंटोनिम ऑफ आर्टलेस। इसका विलोम है क्राफ्टी। क्राफ्टी यानी चालाक। जी, आर्टलेस का मतलब होता है भोला या सीधा साधा, जबकि क्राफ्टी का मतलब होता है धूर्त या चालाक। मुहावरा टर्न अपसाइड डाउन का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है सर्च थरली, सर्च थरली। यानी किसी जगह की अच्छी तरह से तलाशी लेना, किसी चीज को खोजने के लिए सब कुछ उलट-पुलट कर देना। अगला मुहावरा है ट्रेड समवन्स टोज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है टू हर्ट हिज फीलिंग्स, यानी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। अच्छा। जी, अनजाने में किसी को नाराज करने या उसकी भावनाओं को आहत करने को ऐसा कहते हैं। कंपैशनेट का पर्यायवाची क्या है? इसका पर्यायवाची है मर्सीफुल। मर्सीफुल यानी दयालु। जी, कंपैशनेट का अर्थ है दूसरों के प्रति करुणा और दया का भाव रखना। फेवरेबल का विलोम शब्द क्या है? इसका विलोम है इनऑस्पिशियस, इनऑस्पिशियस। यानी अशुभ या प्रतिकूल। फेवरेबल का अर्थ है अनुकूल या शुभ। ग्रामर का सवाल। Not only the soldiers, their captain was also captured. यहाँ बट आएगा। But जी, क्योंकि नॉट ओनली के साथ हमेशा बग ऑल्सो का जोड़ा बनता है। ये एक निश्चित व्याकरणिक संरचना है। बोलने वाली भाषा के बारे में क्या सच है? ये सच है कि Speaking changes according to target audience. मतलब हम जिससे बात कर रहे हैं उसके अनुसार अपनी भाषा और लहजे को बदल लेते हैं। भाषा के उपयोग की बहुमुखी प्रतिभा को क्या प्रतिबंधित करता है? यह दृष्टिकोण कि भाषा समुदाय भाषा का अभिन्न अंग है, इसे प्रतिबंधित करता है। अच्छा, कैसे? जब हम भाषा को केवल एक समुदाय तक सीमित मानते हैं तो उसकी बहुमुखी प्रतिभा सीमित हो जाती है। परिवारों के बीच भाषाई आदान प्रदान का परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम होता है एको वर्ड्स। एको वर्ड्स यानी गूंज शब्द। जब परिवार आपस में बातचीत करते हैं तो कुछ शब्द एक दूसरे की भाषा में गूंजने लगते हैं। नई शब्दावली पेश करने की एक और तकनीक क्या है? एक और तकनीक है यूजिंग ऑपोजिट। यूजिंग ऑपोजिट यानी विलोम शब्द का उपयोग करना। किसी शब्द को उसके विलोम के साथ सिखाने से उसका अर्थ ज्यादा साफ हो जाता है। फॉर्मूलेक लैंग्वेज में और क्या शामिल है? इसमें सिंपल ग्रीटिंग्स एंड रूटीन्स भी शामिल हैं।
अच्छा, जी, इसमें रोजमर्रा की बातचीत में इस्तेमाल होने वाले निश्चित वाक्यांश शामिल होते हैं। छोटे शिक्षार्थियों के लिए श्रुतलेख यानी डिक्टेशन कैसा होना चाहिए? इसे सामान्य गति से नहीं पढ़ा जाना चाहिए, नॉट रेड एट नॉर्मल स्पीड। मतलब धीरे-धीरे बोलना चाहिए। जी, छोटे बच्चों को लिखने में समय लगता है, इसलिए श्रुतलेख धीमी गति से बोला जाना चाहिए। एरर फाइंडिंग, ओवर कॉन्फिडेंस जनरली वन लीड पीपल टू यहाँ लीड की जगह लीड्स होगा। लीड्स। जी, ओवर कॉन्फिडेंस एक वचन है, सिंगुलर, इसलिए क्रिया में एस लगेगा। चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, ऐसे बच्चे के लिए एक शब्द उसे ऑर्फिन कहते हैं। ऑर्फिन यानी अनाथ। जी, ऐसे बच्चे को अनाथ कहा जाता है। स्लेवरी का पर्यायवाची क्या है? इसका पर्यायवाची है बॉन्डेज यानी गुलामी। बॉन्डेज। जी, स्लेवरी और बॉन्डेज दोनों का अर्थ किसी की दास्ता में होना है। शॉर्टेज का विलोम क्या है? इसका विलोम है अबंडेंस अबंडेंस। यानी प्रचुरता। शॉर्टेज का मतलब है कमी, जबकि अबंडेंस का मतलब है किसी चीज का बहुत ज्यादा मात्रा में होना। 2 अंकों की संख्या में इकाई मान मतलब यूनिटरी वैल्यू किसके समान होता है? यह फेस वैल्यू यानी अंकित मूल्य के समान होता है। फेस वैल्यू। जी, किसी अंक का अंकित मूल्य वही होता है जो वो अंक स्वयं है, चाहे वो किसी भी स्थान पर हो। वह स्थान जहाँ फल के पेड़ उगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे ऑर्चर्ड कहते हैं। ऑर्चर्ड यानी फलों का बाग। बिल्कुल, फलों के पेड़ों के बगीचे को ऑर्चर्ड कहा जाता है। ऑडासिटी का विलोम क्या है? एंटोनिम ऑडासिटी। इसका विलोम है कावर्डाइस। कावर्डाइस। जी, यानी कायरता। ऑडेसिटी का अर्थ है साहस या ढिठाई, जबकि कावर्डाइस का अर्थ है डरपोकपन। ग्रामर। द मेजॉरिटी ऑफ दीज गर्ल्स डांस। यहाँ लाइक आएगा। लाइक। जी, द मेजॉरिटी ऑफ के बाद यदि बहुवचन संज्ञा हो तो क्रिया भी बहुवचन होती है। मुहावरा फ्रॉम द बॉटम ऑफ वन्स हार्ट, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है सिंसियरली, सिंसियरली। यानी ईमानदारी से या दिल की गहराई से। इस मुहावरे का प्रयोग सच्ची और गहरी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। भाषण समुदाय स्पीच कम्युनिटी के संबंध में क्या सच है? सच ये है कि इसमें वे लोग आते हैं जो भाषाई मानदंडों और अपेक्षाओं को साझा करते हैं। अच्छा। जी, एक भाषण समुदाय उन लोगों का समूह है जो भाषा का उपयोग एक जैसे नियमों से करते हैं। भारत एक भाषाई क्षेत्र है, इस बात का समर्थन क्या करता है? इसका समर्थन विभिन्न भाषा परिवारों में संरचनात्मक समानताएं करती हैं। मतलब भारत में अलग अलग भाषा परिवारों की भाषाओं में भी कई व्याकरणिक समानताएं पाई जाती हैं। 2 व्यक्तियों को बात करते हुए सुनकर आप क्या जान सकते हैं? आप उनकी शैक्षिक स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। देयर एजुकेशनल स्टेटस। शिक्षा का। जी, किसी व्यक्ति की शब्दावली और वाक्य संरचना से अक्सर उसकी शिक्षा के स्तर का पता चल जाता है। शब्दावली को एकीकृत करने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि सीखे गए नए शब्दों को याद रखने के लिए उनका बार-बार उपयोग करना जरूरी है। अच्छा, बार-बार उपयोग करना। जी, नए शब्दों का पुनः प्रयोग करने से वो याद रहते हैं। बच्चों की पहली भाषा के लिए निर्णायक कारक क्या है? कहानी में आगे क्या होगा इसका अनुमान लगाना, प्रिडिक्टिंग व्हाट कम्स नेक्स्ट। अच्छा, ये क्षमता दर्शाती है कि बच्चे ने भाषा की संरचना और प्रवाह को समझ लिया है। फॉर्मुलेक लैंग्वेज का एक और अर्थ क्या है? यह वो अंग्रेजी है जो बच्चे भाषा सीखने के शुरुआती चरणों में बोलते हैं। शुरुआती चरणों में। जी, इसमें रटे रटाए वाक्यांश शामिल होते हैं जिन्हें बच्चे बिना समझे दोहराते हैं। पुस्तक समीक्षा यानी बुक रिव्यूज किसमें मदद करती है? यह किसी पुस्तक की उपयुक्तता पर निर्णय लेने में मदद करती है। यानी किताब हमारे लिए सही है या नहीं। बिल्कुल, समीक्षा पढ़कर यह तय किया जा सकता है। कहानी की किताबों का उपयोग करने का क्या कारण है? कारण यह है कि कहानियां प्रेरक, चुनौतीपूर्ण और सुखद होती हैं। जी, कहानियां बच्चों को भाषा सीखने के लिए एक मनोरंजक और आकर्षक माध्यम प्रदान करती हैं। भाषा की वैश्विक समझ के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इसके लिए लिसनिंग यानी सुनना सबसे महत्वपूर्ण है। सुनना? जी, भाषा को वैश्विक स्तर पर समझने की शुरुआत उसे ध्यान से सुनने और संदर्भ में समझने से ही होती है। शब्द स्तर पर लेखन के अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत लेबल्स फॉर पिक्चर्स यानी तस्वीरों के लिए शीर्षक लिखना आता है। अच्छा, तस्वीरों के नाम लिखना। जी, इसमें किसी चित्र को पहचानकर उसका नाम लिखना शामिल है। इनमें से कौन सा कथन सही है? सही कथन है फिल इन एक्सरसाइजेस कैन बी यूज्ड फॉर वोकैबुलरी, यानी रिक्त स्थान भरने वाले अभ्यास नए शब्दों को सीखने और याद रखने का एक अच्छा तरीका है। मॉडर्न का पर्यायवाची क्या है? इसका पर्यायवाची है
करंट यानी वर्तमान। करंट। जी, मॉडर्न और करंट दोनों का अर्थ आज के समय से संबंधित है। अ पर्सन हु स्पेंड्स वेरी लिटिल, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? उसे माइजर कहते हैं, यानी कंजूस। माइजर। जी, ऐसे व्यक्ति को कंजूस कहा जाता है जो पैसा खर्च करने में बहुत संकोच करता है। मुहावरा टू टेक समथिंग टू हार्ट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है टू बी ग्रेटली अफेक्टेड बाय समथिंग। यानी किसी बात को दिल से लगा लेना। बिल्कुल, किसी टिप्पणी या घटना से बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से प्रभावित होना। एक्सपेंसिव का विलोम क्या है? इसका विलोम है चीप, यानी सस्ता। चीप। जी, एक्सपेंसिव का मतलब है महंगा और चीप का मतलब है सस्ता। ग्रामर आई द टीचर टू एक्सक्यूज मी। यहाँ आस्क्ड आएगा। आस्क्ड। जी, इस वाक्य में विनम्रता से कुछ कहने का भाव है, जिसके लिए आस्क्ड सबसे उपयुक्त शब्द है। एरो फाइंडिंग द ग्रेटेस्ट एडवांसमेंट इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इसमें इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर्स में त्रुटि है। क्या त्रुटि है? यहाँ दी इन्वेंशन होना चाहिए। किसी विशेष आविष्कार का जिक्र करते समय दी का प्रयोग होता है। हार्मोनी का विलोम क्या है? इसका विलोम है डिस्कॉर्ड, यानी कलह। डिस्कॉर्ड। जी, हार्मनी का अर्थ है सामंजस्य, जबकि डिस्कॉर्ड का अर्थ है असहमति और झगड़ा। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, इस स्थिति को क्या कहते हैं? इसे एनार्की कहते हैं। एनार्की यानी अराजकता। जी, जब किसी देश में कोई सरकार या कानून व्यवस्था नहीं होती तो उस स्थिति को अराजकता कहते हैं। शब्दकोश और व्याकरण अपना मूल्य कहाँ से प्राप्त करते हैं? वे अपना मूल्य स्पीच कम्युनिटी यानी भाषण समुदाय से प्राप्त करते हैं। अच्छा। जी, भाषा के नियम और शब्द उस समुदाय द्वारा तय किए जाते हैं जो उस भाषा का उपयोग करता है। भाषा की एक मुख्य विशेषता क्या है? एक विशेषता ये है कि लैंग्वेज कैन रिवील सोशल आइडेंटिटी। यानी भाषा सामाजिक पहचान बता सकती है। जी, किसी व्यक्ति के बोलने के तरीके से उसके सामाजिक और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि का पता चल सकता है। इंडो आर्यन परिवार से संबंधित भाषाएं कौन सी हैं? हिंदी, पंजाबी, नेपाली और असमिया। ये सभी जी, ये सभी भाषाएं एक ही भाषा परिवार इंडो आर्यन से निकली हैं। नई शब्दावली पेश करने का एक और कदम क्या हो सकता है? एक कदम है प्रेजेंट वर्ड बाय इलस्ट्रेटिंग मीनिंग, मतलब यानी अर्थ को उदाहरण से स्पष्ट करें। नए शब्द को चित्र, उदाहरण या अभिनय के माध्यम से समझाना उसे याद रखने में मदद करता है। छात्रों के सुनने के कौशल को कैसे विकसित करें? एक विशिष्ट सुनने का कार्य निर्धारित करके, बाय सेटिंग अ स्पेसिफिक लिसनिंग टास्क। अच्छा, एक टास्क देकर। जी, जब छात्रों को पता होता है कि उन्हें क्या सुनना है तो वे ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। चेक वर्ड ऑर्डर यानी शब्द क्रम की जांच करें किस शीर्षक के अंतर्गत आता है? यह ग्रामर यानी व्याकरण के अंतर्गत आता है। व्याकरण। जी, वाक्यों में शब्दों का सही क्रम व्याकरण का एक महत्वपूर्ण नियम है। पाठ स्तर पर लेखन यानी राइटिंग ए टेक्स्ट लेवल के अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत पोस्टर्स यानी पोस्टर लेखन आता है। पोस्टर लेखन। जी, पोस्टर लेखन में केवल शब्द या वाक्य नहीं, बल्कि एक पूरा संदेश या पाठ तैयार किया जाता है। सांस्कृतिक जानकारी कल्चरल इंफॉर्मेशन में कौन सी श्रेणी शामिल है? इसमें जियोग्राफिकल यानी भौगोलिक जानकारी शामिल है। भौगोलिक। जी, किसी स्थान की संस्कृति उसकी भौगोलिक स्थिति से बहुत प्रभावित होती है। वाक्य स्तर पर लेखन राइटिंग एट सेंटेंस लेवल क्या आता है? इसके अंतर्गत स्पीच बबल्स फॉर कैरेक्टर्स लिखना आता है। अच्छा, स्पीच बबल्स। जी, इसमें पात्रों के संवाद के लिए पूरे वाक्य लिखना शामिल होता है। किलिंग ऑफ पीपल एट लार्ज, इसके लिए एक शब्द। इसके लिए शब्द है जेनोसाइड। जेनोसाइड यानी नरसंहार। जी, जब किसी विशेष समुदाय के बहुत से लोगों को एक साथ मार दिया जाता है तो उसे नरसंहार कहते हैं। प्रोस्पेरिटी का विलोम क्या है? इसका विलोम है एडवर्सिटी यानी विपत्ति। एडवर्सिटी। जी, प्रोस्पेरिटी का अर्थ है समृद्धि, जबकि एडवर्सिटी का अर्थ है कठिन समय या मुसीबत। मुहावरा टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है टू रिवील अ सीक्रेट। कोई रहस्य उजागर कर देना। जी, गलती से कोई राज खोल देने के लिए ये मुहावरा इस्तेमाल होता है। ग्रामर प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल डैश द सब्जेक्ट। यहाँ ऑन आएगा, ऑन द सब्जेक्ट। ऑन। जी, किसी विषय के बारे में जानकारी के लिए ऑन का प्रयोग किया जाता है। अगला मुहावरा बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वन्स माउथ। इसका अर्थ है बॉर्न इन अ रिच फैमिली, यानी एक अमीर परिवार में पैदा होना। जी, यह मुहावरा उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो एक धनी परिवार में जन्म लेते हैं।
अमेंड का विलोम क्या है? इसका विलोम है वर्सन, यानी बिगाड़ना। वर्सन। जी, अमेंड का अर्थ है सुधार करना, जबकि वर्सन का अर्थ है किसी चीज को और खराब कर देना। और अब अंतिम सवाल, प्रश्न 111। ह्यूज का पर्यायवाची क्या है? ह्यूज का पर्यायवाची है जाइगैंटिक, जाइगैंटिक। यानी विशाल। ह्यूज और जाइगैंटिक दोनों शब्दों का अर्थ बहुत बड़ा या विशाल होता है। और इसी के साथ हमने 111 महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये अभ्यास पूरा कर लिया है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जी, बिल्कुल। याद रखें, निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। अपनी मेहनत पर विश्वास रखें, मंजिल जरूर मिलेगी। और अगर ये सत्र आपके लिए उपयोगी रहा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, ताकि भविष्य में भी ऐसी उपयोगी सामग्री आप सभी को मिलती रहे। धन्यवाद और आप सभी को परीक्षा के लिए ढेरों शुभकामनाएं।